कि अभी वो गोली नहीं बनी जो आपके भाई का सीना चीर जा। देखो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूं, और चाहे फंस पर रहूं या अर्थ पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखें। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया। ये बताओ भीम आर्मी वाले हो या नहीं? आरएसएस वाले तो नहीं हो? भीम आर्मी वाले हो? पक्का बताओ। आजाद समाज पार्टी वाले हो या नहीं हो? बताओ। दोबारा तीसरा बता दो। ये बैठो भाई, फिर भाई बात कि अभी वो गोली नहीं बनी जो आपके भाई का सीना चीर जा। देखो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूं, और चाहे फंस पर रहूं या अर्थ पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखें। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया। इतने लोग आ जाए लाखों की संख्या में तो आदमी पागल हो जाए, लेकिन हम अपनी ताकत को जानते हैं, कभी हम भीड़ देख के पागल होते नहीं। वरना हम ये भी जानते हैं कि अपनी सारी मांग आज ही मनवा देंगे हम संसद की तरफ को चल के, सारी की सारी आज ही मनवा के जाएंगे। और इसलिए मनवा के जाएंगे क्योंकि मैं अपनी बात को रखते हुए बताऊंगा कि लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री टैक्स देते ना हो या देते हो, हमारे किसान, कामगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, तमाम लोग टैक्स दे दे के इस देश को चला रहे। इसलिए देश के संसाधनों पे हमारा अधिकार ज्यादा बैठता है, और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए। इस बात को आप लोग याद रखे हैं। मैंने उस दिन भी अपील की। मैं आपको एक बात बस शुरू करूंगा अपनी बात। आप जानते हो, जब मैं पहली बार जेल गया 8 जून 2017 को, भाई बैठ जाओ, देखो तुम खराब कर रहे हो। लौट जाओ मगर खड़े ना हो। भाई झंडा फेंक के बैठ जाओ। ऐसा ना करो, मजाक बढ़ेगी मेरी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। मेरी मजाक बनवाना है हो, फिर बहुत बढ़िया। ये वाले तो नहीं काम के हैं, ये तो नहीं मान रहे। भाई राजेंद्र यादव जी, तो जब मैं पहली बार जेल गया, आपको पता है कि मैं जब भी जेल गया, मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया। आप इस बात को जानते हैं, मेरा समाज इस बात को जानता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था, डीजीपी का ये बयान आया रेडी लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को। वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज को संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर माथे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, राज का दिन है। चाहे मैं सीएए पे वाराणसी में जेल गया हूं, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था, जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार कर खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए। जहां रात को मुझे जानवर की तरफ मार कर घेरा गया, वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही, जब मैं पहलवानों के अंदर, मैं आदमी भूलता नहीं हूं भाई। जिसने एक इंच भी साथ दिया, कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा। लेकिन जिसने मेरे लोगों को सताया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उनसे भी। गरीबों को मसीहा चंदा कर रही
उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं आपका खून हूं। मैं कल भी थारा था, आज भी थारा हूं, और चाहे फर्श पर रहूं या अर्श पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखना। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है और अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का नहीं, और गरीब इस देश में राज करेगा। ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया, या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया, या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिख के दोबारा दिखा दिया। मेरे लोगों, मुझे गर्व है आपके ऊपर। मुझे गर्व है कि मैं गरेट समाज में जन्मा था। मेरा समाज गरेट है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह गरेट रहेगा। मुझे इस बात का गर्व है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा सर छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है। ये मिट्टी का भले ही हो, लेकिन इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपी एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है। ये बात सब लोग जानते हैं। सम्मानित साथियों, आज इस पावन अवसर पे, क्योंकि भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है, 8 साल पहले आज ही के दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने यह ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवां एक छप्पर से चला, आज वो कारवां सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। और ये लड़ाई मुझे नहीं लड़नी चाहिए तो आप आज इशारा कर दो। मैं ईमानदार से कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख के दे दूंगा कि हम ये संगठन बंद करके कोई खेती किसानी का काम कर लेंगे। जो आखिरी में बैठे हैं वो सब लोग बताओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। हाथ उठा के बताओ, ये काम बंद कर दूं? अच्छा अब सुनो, फिर गौर करो। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। ये काम कामयाब कैसे होगा ये भी समझते हो? कब तक मैं आपको दिल्ली बुलाता रहूंगा, भोपाल बुलाता रहूंगा, भरतपुर बुलाता रहूंगा,
छत्तीसगढ़ उड़ीसा बुलाता रहूंगा, झारखंड बुलाता रहूंगा, कब तक? हर चीज की एक सीमा होती है। मैं भी आपको बुला बुला के थक गया, लेकिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। अन्याय अत्याचार बंद करने के लिए पहली 3 बातों पर आप गौर कर लो। पहली ये कि हमें संविधान ने बराबर के अधिकार दिए हैं, सत्ता में हमारे लोग नहीं हैं, इस वजह से क्योंकि जिनकी सत्ता होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। तो मान्यवर काशीराम साहब कैडर में एक बताया करते थे कि हमारे पास 5 तरह के बल हैं। कितनी तरह के? 5 तरह के। आवाज आ रही है? गर्मी तो नहीं लग रही? बताओ, गर्मी लगे तो बंद करूं। ठीक। तो 5 तरह के बल है। पहला बल है बुद्धि बल। भाई कान से सुनो, वरना इसके चक्कर में पड़ जाओगे, सब खत्म हो जाए। पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा बल है धन बल, तीसरा बल है बाहुबल, और चौथा बल है जनबल, और 5वां बल है मनोबल। अगर जिसका मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार हैं। मनोबल किसे कहते हैं? कि जब आप पहले ही हार मान लो। साहब भी कहते थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कह रहा हूं, पहले तो दलित समाज जो है अपना, वो दलितपन छोड़े, अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस देश में इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम बच्चियां पैदा हो हमारे घर में और उनको नोच लिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बापों ने हमें जन्म नहीं दिया। इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा करो। ये लोकतंत्र है, जिनके पास लोग होते हैं, जिनको उनका राज होता है। लोग आपके पास हैं, लेकिन राज कैसे आएगा इसका तरीका आपको बता देता हूं। राज ऐसे आएगा, जिन्होंने पहले काम किया। हमारे लोगों को मैं सुनता हूं, कहते पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तैयार नहीं है बहुजन भाईचारे के लिए। ये बात बार बार कही जाती है कि पिछड़े वर्ग के लोग तैयार नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, सच क्या है। सच ये है, और आप इस बात को मेरी सुनोगे, कि पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ा के अपने पैरों पे खड़े करके किताबें लिख के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जो अगर शुरुआत किसी ने की, गुलाम भारत में अंग्रेजों के गुलाम जब हम थे, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने की, जो पिछड़े समाज से आते हैं। उन्हीं को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बाबा साहब 91 में पैदा हुए और ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए। उन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज को पैरों पर खड़ा होने के लिए दिल लगाया, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने नारे में कहा, शिक्षित बनो। भाई चारों लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, खोंची भर कर बिठा लो, बिठा लो। फिर छत्रपति साहू जी महाराज को याद करो, जिन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में योगदान किया, उनकी प्रेस के लिए पैसा दिया। वो हमारे पिछड़े समाज के इतने बड़े नेता थे। राजा होते उन्होंने समाज से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आपके समाज के सच्चे नेता, इनका साथ दो। आप ये बताओ, वो भी पिछड़े समाज के थे। पेरियारी रामास्वामी नायकर, वो भी पिछड़े समाज के थे। नारायण गुरु, वो भी पिछड़े समाज के थे। सर छोटू राम, वो भी पिछड़े समाज के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वो भी पिछड़े समाज के थे। जननायक कपूरी ठाकुर, वो भी पिछड़े समाज के थे। महामना रामस्वरूप वर्मा, वो भी पिछड़े समाज के थे। और जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह रहे हों या कोतवाल धन सिंह गुजर रहे हों, शहीद उधम सिंह रहे हों, करतार सिंह सराभा रहे हों, वो भी इसी वंचित पिछड़े समाज के थे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अगर आप चाहते हो कि बहुजन एकता बढ़े, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाके बहुजन आंदोलन को समझाने का काम करो। जैसे पहले उन्होंने घर घर जाके आपको समझाने का काम किया,
ऐसे आप भी जो है अब घर घर जाके उनको समझाने का काम करो। पहले लल्ले यादव भी पिछड़े समाज से थे, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। आप ये सोचते हो कि वो गलत है, नहीं, कुछ गलतियां हुई है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, वरना पिछड़ा समाज भी ब्राह्मणवाद मनुवाद का सबसे बड़ा जो है विरोधी बैठा है, और ये बात उन्होंने 19 के दशक में करके भी दिखाई है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बनेगी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूंछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरोड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया फोड़। ठीक है। अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका एमपी जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला है, जो गिर नहीं सकता आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं भाई। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था एक एक कतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको बुलाया। दूसरा, सीबीआई जांच क्यों जरूरी है ये भी सुन लो। जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या करा, तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे निश्चा दिखाने की, आदत है उनको, क्योंकि उन पे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा भाई, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उन पे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच चाहता हूं कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को क्यों प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थनाओं दुआओं से मैं आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ आप इकट्ठा तो होते, मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे, और आने जाने के बाद जब खबर आएगी कि आप तक कोई और मुसीबत ना पड़ जाए, लेकिन जब आप अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए मुझे भी हिलने का मेरा मन नहीं करता। आप बताओ कैसे छोड़ दूं। और आप यहां आए पुणे, देखो भाई, हाँ ईवीएम के खिलाफ भी ये कह रहे हैं, मैंने गाने में वो संदेश दे दिया था कि ईवीएम का इलाज भी हम ही लोग करेंगे, हम ईवीएम के भी खिलाफ हैं। अब मेरी आखिरी बात सुनो जो बहुत जरूरी है, हम सरकार को 15 दिन का समय देंगे। अगर सरकार ने 15 दिन में हमारी बात नहीं मानी, फिर हम पीसी करके अपनी आगे की योजना के बारे में बताएंगे। और मेरा तो मानना है कि पूरे देश में हम जन जागरण करके 22% शेड्यूल कास्ट और 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को जो है इकट्ठा करने का काम करेंगे, और उनको दो दुश्मन की पहचान करवाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुजन समाज राज करे, उनके साथ अन्याय होना बंद हो। अब अगर आपके यहां वो यात्रा आएगी तो आप लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ? अगर दोबारा बुलाऊंगा आओगे नहीं आओगे? कभी सोचो, पिछली बार हम चले गए, इस बार और चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मेरा ये अल्टीमेटम है देश के प्रधानमंत्री को, मेरी बात को गौर से सुन लेना। मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री तक चला जाए, इंटेलिजेंस के जरिए, अगर मणिपुर का अन्याय नहीं रुका और मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया और वहां कानून का राज स्थापित नहीं किया गया, तो बहुत जल्द मैं जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन मणिपुर के लिए बैठूंगा। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना और देश की महिलाएं हैं।
और हम प्रथम रंगते भारतीय हैं। अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम मुंह छिपा के घर में नहीं बैठेंगे, इसी जंतर मंतर पे। मैं चाहता आपको रामलीला मैदान भी बुला लेता, पता है इसलिए बुलाया कि जंतर मंतर का इतिहास है। आपने 21 मई को मुझे ताकत दी, और ये वो धरती है जहां पहलवान बेटियों पे लाठियां चलाई गई। उस दिन मैं नहीं था, एक जख्म का हिसाब करने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान। हमारी एकता जिंदाबाद।